नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये नई कहानी चल रही है, ज़िंदगी मिलेगी दोबारा। तो चलिए दोस्तों, कहानी के 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तीसरे को शुरू करते हैं। क्या समझी अभी डार्लिंग? विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। और यह व्यवसाय तुम्हारे गहनों के गिरवी रखने से शुरू हुआ था। इरादा तो कुछ और ही था, लेकिन यह हो नहीं पाया। तो क्या विवान ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया? एक के बाद एक सबूत के टुकड़े से उसका विश्वास व्यवहारिक रूप से टूटने लगा। बहुत तकलीफ महसूस हो रही थी उसे। भैया ने तुमसे कभी प्यार नहीं किया। भैया को सिर्फ पैसे से प्यार था। और क्योंकि तुम अमीर घर की थी, इसलिए तुमसे विवाह किया। क्योंकि तुम घर की एकमात्र लड़की थी, तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई प्यार नहीं था। अगर तुमको यह सब कुछ जानना है, तो तुम्हें मेरे पुराने पते पर आना होगा, विवान ने कहा। पुराना पता? यह सुनकर तकलीफ में भी अवनी जोर से हंस पड़ी। विवान, उस घर में मुझे बुला रहा है जहां विशाल के रहते हुए मुझे सम्मान नहीं मिला। सुनो, पुरानी बातों पर बात करने का कोई फायदा नहीं। उसके अलावा मुझे नहीं पता कि तुम 2 या 3 वीडियो दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो। अवनी ने खुद को थोड़ा नियंत्रित करने के बाद कहा, यह सोचकर कि विवान को यह न लगे कि अवनी का दिल टूट गया है। अवनी ने फिर कहा, मैं तुम्हारे परिवार से किसी भी तरह से जुड़ी हुई नहीं हूं। विधवा बनने के बाद मुझे विशाल के लिए जो भी प्यार था, वो भी आज से खत्म हो गया है। अवनी ने तीव्र स्वर में कहा, इसलिए बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करो। मुझे तुम्हारे भाई और तुम्हारी गपशप सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरे पास अभी भी बाकी का जीवन पड़ा है। मिस अवनी सिहाग, विवान कहने लगा, यह मत समझो कि तुम शादी कर लोगी तो किस्सा खत्म हो जाएगा। आलोक आए या कोई और, जब तक मैं तुम्हें अपनी सैया संगिनी ना बना लूं, तब तक मैं खामोश नहीं बैठूंगा। कहते हुए विवान ने फोन कट कर दिया। फोन कटते ही अवनी रो पड़ी। कांपते हाथों से विवान का नंबर ब्लॉक करने ही वाली थी कि कुछ देर पहले भेजे गए मैसेज पर उसकी निगाहें टिक गई। विशाल तुम्हारे साथ हनीमून पर क्यों जाना चाहता था? एक दो बार उस मैसेज को दोहराने के बाद दोनों भौएं फड़क उठी। अवचेतन मन बता रहा है कि वह एक महान रहस्य के भूल भुलैया में शामिल हो गई है। अभी भैया तुमको बुला रहे हैं, कहते हुए बुआ ने कमरे में प्रवेश किया। रात में खाना खाकर बुआ अपने बर्तन धोने के लिए बाहर गई थी। कमरे में प्रवेश कर अपनी भतीजी के चेहरे की ओर देखा, जो रोने से लाल हो गया था। हाँ, जा रही हूँ बुआ, यह कहकर अवनी कमरे से बाहर निकल गई। सिहाग घर के लिविंग रूम में हंसी ठहाकों के बीच बैठक जम गई। भैया, भाभी, माँ, बुआ और अवनी हंसते हुए कुछ किस्से कहानियों में ठहाके लगा रहे थे। इसी हंसी ठहाके के एक बिंदु पर अचानक कुणाल ने एक कागज और एक कलम अवनी की ओर बढ़ा दी। अब ये घर का रखरखाव करना मुश्किल होता जा रहा है। इतना बड़ा घर और इसका मेंटेनेंस, बहुत पैसा खर्च हो रहा है इसमें। मेरे पास मेरे पिता जैसा बड़ा व्यवसाय तो नहीं है। मैं छोटी सी नौकरियां करता हूँ। देखो कैसे चारों ओर से दीवार टूट रही है, सीलिंग का प्लास्टर भी गिर रहा है। भाई की बातों के बीच अवनी ने अपनी निगाहें घुमाकर दीवार और छत को देखा। टूटना तो दूर, मामूली दरार का भी कोई निशान नहीं है। इसके अलावा सिद्धि और रिद्धि बिटिया का खर्च भी 10 साल दर साल बढ़ता जा रहा है। ऊपर से माँ की बीमारी की दवाइयों की कीमत भी आसमान छू रही है। इस स्थिति में इस छोटे से वेतन के साथ इसे और नहीं खींच सकता, कुणाल ने बेबस तरीके से कहा। इसलिए मैंने और काव्या ने प्रमोटर को घर देने का फैसला किया है। माँ भी ऐसा ही चाहती है। अब तुम दस्तखत कर दोगी तो सर का बोझ उतर जाएगा। क्या तुम घर के रखरखाव को बंद करना चाहते हो, या संपत्ति के अधिकार को? बात मुंह से निकल ही रही थी कि अवनी चुप हो गई और अपनी माँ की ओर देखा। माँ की चुप्पी पूर्ण सहमति का स्पष्ट संकेत दे रही है। फिर मैं और बुआ कहाँ रहेंगे? अवनी ने सामने रखी कलम को हटाते हुए कहा। अरे, मैं तो बुआ के लिए घर बनवाऊंगा। अगले महीने से ही काम शुरू हो जाएगा। चिंता की कोई बात नहीं है। और तुम तो शादी के बाद आलोक के साथ रहोगी। मैं तुमको भी कुछ नकद दूंगा, कुणाल ने होठों पर एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा। अवनी उस स्पष्ट मुस्कान के कोने में छिपी कुटिल चेहरे को समझ नहीं पाई।
लेकिन दूसरी शादी के मौके पर तरह तरह के गहने देने का कारण उसे दिन की तरह स्पष्ट होने लगा। सस्ते सोने के आभूषणों को ऊंचे दामों पर क्यों चिपका रहा है, इसका कारण अब साफ हो रहा है। इसके अलावा अवनी भी तो मेरी बहन की तरह ही है। हम एक अतिरिक्त कमरा बनवा देंगे। अगर अवनी आलोक के साथ यहाँ आती है तो वह वहीं रहेगी, काव्या ने अपने पति के समर्थन में कहा। इसके अलावा शादी के बाद सभी लड़कियों के ससुराल ही तो उनका असली घर होते हैं। क्या मैंने कुछ गलत कहा माँ? कोई फर्क नहीं है, पति भाई सब बराबर है, अवनी ने मन ही मन कहा। एक ने संपत्ति के लिए शादी की, दूसरा संपत्ति के लालच में घर से भगाना चाहता है। कहने की जरूरत नहीं है कि कुणाल पूरी संपत्ति को प्रमोटर को देकर हड़पने की कोशिश कर रहा है। इसे बातचीत या चर्चा नहीं कहा जाता भैया। अगर तुम बातचीत या चर्चा करना चाहते तो तुम स्वयं निर्णय नहीं लेती, सबके साथ प्रमोटर को बैठा कर चर्चा करती, अवनी ने कुर्सी से उठते हुए कहा। तुम दोनों ने तो घर को तोड़ने का दिल ही बना लिया है। अंतिम शब्द बोलते हुए भी अवनी चुप हो गई। फिर उसने अपनी माँ की ओर देखा और एग्रीमेंट पेपर को अपने हाथ में ले लिया और कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए। अवनी एक हाथ में कागज पकड़े पलंग के एक कोने में चुपचाप बैठी है। उसकी आंखों में आंसू, क्रोध और निराशा से भरी हुई है। उत्तेजना से उसका सिर का आधे हिस्से में दर्द हो रहा है। लोग सोचते कुछ और हैं और होता कुछ और है। अवनी ने सोचा था कि उसका पुराना कमरा उसे वापस मिलेगा, लेकिन उसके विपरीत कुणाल अपनी ही बहन को चंद पैसों के लिए भगाना चाहता है। विधवा होने की शुरुआती दिनों में कुणाल ने अपनी बहन के दूसरे विवाह पर बहुत आपत्ति की थी। समाज में सम्मान की खातिर इस रिश्ते को रोकने के लिए लगभग पूरी कोशिश की। इसके अलावा कुणाल ने आलोक की खराब आर्थिक स्थिति और कायस्थ जाति के कारण भी आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन आज वे सब बातें भूल गए। उसके विपरीत उसने अवनी को महंगे गहनों से सजाकर ससुराल भेजने के नाम पर उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। कुणाल ने एक मंजिल को किराए देने के बहाने अवनी को उसमें रहने नहीं दिया। महीनों बीत जाने के बाद भी किराएदार ना मिलने के झूठे बहाने दिए। अवनी मन ही मन सोचती है, कितनी शर्म की बात है कि यह आदमी मेरा भाई है। और कितना, अवनी चीखी। आखिरकार भाई बहनों का प्यार का रिश्ता लालच के सामने हार गया। क्या दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं? अकेले कमरे में बेबस बैठी हुई अवनी की आंखें उसके बचपन की तस्वीरों को देखकर भर जाती हैं। वह समय था जब कुणाल अपनी बहन की ढाल की तरह रक्षा करता था। माँ की डांट की अवहेलना करते हुए वो अवनी की झूठी थाली से भोजन उठा लेते थे। वापस स्कूल से आते हुए कुणाल अपनी जेब खर्ची से अपनी बहन के लिए चूरन और चॉकलेट लाते थे। बहन को पड़ती डांट को अपने हिस्से लेकर मुस्कान से पचा लेते थे। और आज अवनी ने अपने आप से कहा, क्या विवाह नामक संस्था जन्म के बंधन को भी इतनी आसानी से तोड़ सकती है? अवनी के पास की दीवार पर लटकी तस्वीर पर नजर पड़ी। उस तस्वीर में दोनों भाई बहन साथ में खड़े हैं। बहन ने पूर्ण निर्भरता के साथ अपने भाई के हाथ को पकड़ा हुआ है। दोनों के चेहरों पर सादगी के बेहतरीन भाव हैं। मुस्कुराते हुए, जलती लालटेन बुझाते हुए ऐसा लगता है जैसे अवनी की जिंदगी की कहानी की लो भी बुझाई जा रही है। मुझे अब यह अराजक जीवन पसंद नहीं है। शादी के बाद मैं भुआ को लेकर कहीं और चली जाऊंगी। मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूँ। मुझे अपनी सलामती का पता जरूर मिल जाएगा, अवनी ने अपने आप से कहा। जीवन इतना खूबसूरत नहीं होता अवनी, जैसा कि तुम सोचती हो, चांदनी देवी कहते हुए कमरे में प्रवेश कर गई। उनकी नज़र भी उस तस्वीर पर टिक गई। अगर तुम यहाँ जीवित रहना चाहती हो तो हर समय तुमको लड़ना होगा। तुमको अपने हक को समझना होगा। जैसे तुम मछली से कांटे चुनती हो, वैसे ही अच्छे बुरे को चुनना होगा। तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो कि बिना चुने मछली निगल लोगी और फिर दर्द से चीखती चिल्लाती रहोगी। क्या मतलब है तुम्हारा? अवनी ने भुआ की बात ना समझते हुए उनसे पूछा। मेरा मतलब है कि तुम्हारे पास अभी भी अच्छे और बुरे के बीच चयन करने की शक्ति है। याद रखो कि तुम इस संपत्ति के 3 उत्तराधिकारियों में से एक हो।
चांदनी देवी ने कहा, मेरे भैया के इस घर को छोड़कर चले जाने के बाद यह घर तुम तीनों में बट बराबर बराबर बट गया है। बुआ की बात सुनकर अवनी के मन में आस की एक धुंधली सी रेखा दिखाई दी। सही में, फिर मैं अपना हिस्सा क्यों छोड़ूं? क्या शादी हो जाने का मतलब लड़की को पराया कर बन जाना है? याद रखना, विशाल की विधवा हो या आलोक की होने वाली पत्नी हो, जो भी हो, लेकिन तुम भी इस सिहाग परिवार की बेटी हो और अपने आंसुओं को इतना सस्ता मत बनाने दो। इतना कहकर चांदनी देवी बाकी काम को निपटाने के लिए बाहर चली गई। बुआ के जाने के बाद आवनी के दिमाग में अवसाद के बुलबुले धीरे धीरे गायब होने लगे। स्वाभिमान की खातिर बुआ को लेकर दूर जाने की योजना भी उस समय तक सिर से गायब हो गई। मैं अपना हिस्सा कभी नहीं छोड़ूंगी, इतना कहकर अवनी ने छपी हुई एग्रीमेंट कागज पर नजरें गड़ा दी। दाएं कोने में हस्ताक्षर का स्थान को देखा। यह ऐसा है जैसे स्याही की एक खरोच की प्रतीक्षा कर रहा हो, अवनी के भविष्य की कयामत की प्रतीक्षा कर रहा हो। अभी बैठक खाने से तुम ऐसे ही क्यों निकल आई? कहते हुए अवनी की माँ कमरे में घुस आई। चौड़ी मांग सिंदूर से ढकी हुई है, बालों में फांसले आ गए हैं। घुंघराले बालों की एक जोड़ी बाहर झांक रही है। हालांकि बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, लेकिन चेहरे पर उम्र का असर साफ दिखाई देता है। कम उम्र में शादी और कम उम्र में ही माँ बन जाने के कारण शरीर भी समय से पहले ही टूट गया है। बैठो माँ। अवनी पलंग के एक कोने में बैठ गई और अपनी माँ को बैठने के लिए जगह दी। तुम्हें पता है, जब तुम्हारे पिताजी बाहर गए तब कुणाल, तुम और मेरे बीच इस घर को बांट दिया था। सीमा देवी बिना किसी भूमिका के सीधे विषय पर आ गई। हालांकि उम्र अभी देवी कहलाने की दहलीज तक नहीं पहुंची है, लेकिन शायद देवी कहना अधिक उचित है क्योंकि उम्र का प्रभाव चेहरे और शरीर पर पड़ गया है। हाँ तो, अवनी दीवार पर लटकी तस्वीर को देखते हुए अपने माँ को संबोधित करते हुए कहा, जब लड़के को घर का रख रखाव में दिक्कत हो रही है तो उपाय ही क्या है? बेच देना ही बेहतर है। तुम्हारे दादाजी के समय में बनवाया गया था, काफी लंबा समय हो गया है। इसके बाद अगर नगर पालिका नोटिस जारी करती है तो? सीमा देवी ने अपनी बेटी से कहा। माँ की बातें सुनकर अवनी ने अपनी माँ की ओर देखा। 10 साल के लंबे समय के बाद भी माँ में कुछ भी नहीं बदला है। दूसरों पर आंख मूंद कर भरोसा करने की प्रवृत्ति वैसी ही बनी हुई है। माँ, क्या तुम कुछ समझती भी हो? तुम जानती हो भैया का मासिक वेतन कितना है? 70,000। इसके अलावा टेबल के नीचे से ऊपरी आय भी अच्छी खासी है। और बाबा ने तो जाने से पहले घर का रखरखाव का इंतजाम करके गए हैं। फिर रखरखाव का विषय कैसे आ रहा है? अवनी के मुंह से ये बातें बाहर आनी चाहिए, फिर भी उसने इन कठोर शब्दों को निगल लिया और कुछ नहीं बोली। पूरे दिन ऑफिस के काम के बाद मन बेफिजूल की बातों में उलझना नहीं चाहता। अच्छा माँ, भैया मुझे कुल कितना नगद दे रहे हैं? अवनी ने विषय को दूसरी ओर मोड़ने के लिए कहा। 15 लाख देगा, कह रहा था। सीमा देवी ने अपनी बेटी के सवाल के जवाब में कहा। जवाब सुनकर अवनी ने मुस्कुरा दिया। उत्तरी कोलकाता के शोभा बाजार जैसी जगहों पर आज के बाजार भाव में 2 मंजिले मकान की बिक्री मूल्य 10 से 15 करोड़ से कम नहीं है। 5 एकड़ जमीन पर इस घर की वास्तविक कीमत भले ही पता ना हो, लेकिन दैवीय प्रवृत्ति हमें बताती है कि कीमत उससे कम भी नहीं हो सकती। लेकिन मेरे हिस्से में केवल 15 लाख, अवनी ने अपने आप से कहा। शादी के मौके पर नेकलेस और झुमका देकर समस्या का समाधान करना चाहता था मेरा भाई। आज अगर तुम विधवा नहीं होती तो मुझे इतनी चिंता नहीं होती। सीमा देवी ने आह भरते हुए कहा। क्या मतलब है तुम्हारा? अवनी ने अपनी माँ की बातों का अर्थ नहीं समझते हुए पूछा। घर बेचने का कुणाल का निर्णय मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। जो भी हो, है तो ये मेरा ससुराल ही। तुम्हारे पिता की याद, तुम दोनों के बचपन की किलकारियां इस घर में है। जब पहली बार इस घर में आई थी तो मेरे सास ने मुझे शंख ध्वनि के साथ घर में प्रवेश करवाया था। अब भी यह सब मेरे मन की स्मृतियों में बसी हैं। सीमा देवी की भावुक आवाज में बातें दब गई। फिर तुमने भैया के फैसले पर आपत्ति क्यों नहीं की माँ? अवनी ने आश्चर्य से पूछा।
अवनी को ऐसा लगता था कि उसकी माँ भी घर बेचने के पक्ष में है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो मैं कहाँ रहूंगी? क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकती हो? उसने अपनी बेटी के सवाल के जवाब देने की बजाय उल्टा उसी से ही प्रश्न पूछ डाला। जन्म के बाद पिता, शादी के बाद पति और जीवन के अंत में बेटा या दामाद, इन सीमाओं में एक लड़की का जीवन व्यतीत होता है। भले ही मेरा बेटा वह नहीं है जो मैं चाहती थी। मैंने सोचा था कि चलो जो बेटे से नहीं मिला वह दामाद से मिलेगा, लेकिन वह भी विधाता को मंजूर नहीं हुआ। वह गुस्से से बोली। अवनी ने हमेशा अपनी माँ की रूढ़िवादी हठधर्मी रवैया देखा है, इसलिए ऐसी रक्षात्मक बात सुनकर उन्हें विशेष आश्चर्य नहीं हुआ। अवनी ने एक आह भरते हुए कहा, लड़की के जीवन में पुरुषों की उपस्थिति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है माँ। दिन बदल रहे हैं। क्या मुझे पता था कि कार के ब्रेक फेल हो जाएंगे? विधवा की चिता में मैं भी तो जल रही हूँ। इसलिए तभी मैंने कही थी कि मांगलिक लड़का है। इसके अलावा योनि दुष्ट भी है। उन्होंने अपनी बेटी के भावनात्मक दर्द को समझने की कोशिश किए बिना नासमझ की तरह कहा। दिन भर इधर उधर भटकने की थकान, विवान के बुरे प्रस्ताव और अपने पति के कुकृत्यों के कारण आज अवनी का दिमाग सही दिशा में नहीं चल रहा था। ऊपर से माँ की ऐसी बातें सुनकर अवनी के सिर में तेज दर्द होने लगा। तुम्हारे और बाबा का विवाह भी तो ज्योतिषी के अनुसार ही हुआ था माँ, लेकिन क्या तुम्हारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहा? कटु सत्य अचानक ही अवनी के मुख से तीर की तरह निकला। तुम दोनों ज्योतिष का नियमों का पालन करके ही विवाह किया था, फिर तुम्हें बाबा क्यों छोड़कर विदेश चले गए? सीमा देवी को अपनी बेटी की कही हुई बात बिजली के झटके की तरह लगी। कड़वी सच्चाई सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। माँ, माँ प्लीज, मुझे गलत मत समझो। मेरा मतलब तुम्हें चोट पहुंचाने का नहीं था, उसने अपनी माँ को गले लगाते हुए कहा। सीमा देवी एक अजीब सी ठंडी एहसास से अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरने लगी। फिर सीमा देवी ने कहा, तुम अपना शादी का जेवर फर्नीचर विशाल के घर से ले आना। फिर से नया बनवाने संभव नहीं है। सीमा देवी के धीरे धीरे अपनी बेटी के कमरे से चले जाने के बाद अवनी ने अपना चेहरा अपनी हथेलियों में छुपा लिया। बुरे विचारों से सिर में बहुत दर्द हो रहा था। रात का खाना पीना खत्म होने के कारण अब सो जाना सबसे अच्छा विकल्प है, लेकिन निंद्रा देवी हजारों विचारों के संयोजन के कारण अपनी उपस्थिति से बच रही है। दरअसल शादी के बाद सीमा देवी और अवनी के पिता के बीच घनिष्ठ संबंध नहीं थे। ज्योतिष के नियमानुसार अवनी के माता पिता की शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से ही हुई थी, लेकिन भावनात्मक बंधन उन दोनों के रिश्तों में कभी विकसित नहीं हुआ। सीमा देवी का अतिरिक्त संस्कार, नैतिक परंपराओं का पालन दोनों के बीच दूरियों का एक कारण था। इसके अलावा पति पत्नी के व्यक्तित्व के संघर्ष के कारण भी वैवाहिक जीवन सुखी नहीं था। अवनी के पिता अतिरिक्त पैसे की उम्मीद में विदेश जाना चाहते थे, लेकिन सीमा देवी अपने पति के फैसले के विरोधी थी। लेकिन जिसे जाना है, क्या उसे जबरदस्ती पकड़कर रखना संभव है? भले ही कुछ समय के लिए रोका जा सके, लेकिन बलपूर्वक रोक दिया जाए फिर रोक पाना असंभव सा होता है। उसी तरह सीमा देवी भी अवनी के पिता को अपने पास रोक नहीं सकी। इसलिए अवनी, कुणाल और अपने परिवार को छोड़ अपनी युवावस्था के दौरान ही वो यूके चले गए। कहने की जरूरत नहीं कि कभी कभार भारत आने के बावजूद भी पति पत्नी के बीच संबंध सामान्य नहीं हुए। अपने पति द्वारा हर महीने पर्याप्त पैसा भेजने के बावजूद सीमा देवी अपने बच्चों की परवरिश को लेकर मुसीबत में पड़ गई। एक लड़की जिसकी कम उम्र में शादी हो जाती है, वह परिवार के बारे में अनुभवहीन होती है। लेकिन समय के प्रवाह में बहते हुए लोग भावनाओं को भूलकर हकीकत में जीना सीख जाते हैं। दुनिया की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए तेज गति से आगे भी बढ़ जाते हैं। सीमा देवी भी अपने दोनों बच्चों की परवरिश और उनकी शिक्षा के उपयुक्त बंदोबस्त कर आगे बढ़ने में सक्षम हुई, लेकिन वे अपने संस्कार, अपने विश्वास को पूरी तरह से नहीं तोड़ सकी। शायद जन्मजात अंधविश्वासों और रूढ़िवादी संस्कारों को फेंकना इतना आसान नहीं होता।
इसलिए अपने पति के विदेश जाने के बाद भी उन्होंने विधवापन, ज्योतिष, खान-पान आदि के नियमों का ध्यानपूर्वक पालन किया और अब भी कर रही हैं। रूढ़िवादी होने के कारण उन्होंने तो अपनी बेटी के दूसरे विवाह प्रस्ताव को सीधे से खारिज कर दिया था। लेकिन आज अपनी बेटी के मुंह से असल जिंदगी की कड़वी सच्चाई को सुनकर सीमा देवी की अंधविश्वासों की अंधश्रद्धा का स्तर हिल गया। सही तो कह रही थी अवनी। हमारी शादी जन्मपत्री मिलान और ज्योतिष की राय लेकर ही तय हुई थी। लेकिन फिर इतना मतभेद क्यों हुआ? सीमा देवी के जेहन में अवनी की बातें अब भी घूम रही हैं। अवनी मन ही मन कहती है, मुझे नहीं पता कि कितनी ही लड़कियों को उनकी पुश्तैनी संपत्ति से वंचित करने के लिए उन्हें ससुराल भेजकर कभी बड़े भाई तो कभी छोटे भाई इस साजिश में शामिल होते हैं। विधवा होना तो बस एक बहाना है। ऐसे समय में अवनी का मोबाइल फोन बज उठा। उसने डिजिटल स्क्रीन पर अपनी निगाहें रखी। आलोक का सेव किया गया नंबर फ्लैश हो रहा था। सॉरी, मैं घर पहुंचकर आपको कॉल नहीं कर सकी। मैं काम में व्यस्त हो गई थी। अवनी ने कॉल का उत्तर दिया। क्या तुम्हारे देवर का नाम विवान है? आलोक हाँफते हुए कहता है। हाँ, लेकिन क्यों? आलोक की मानसिक उत्तेजना को अवनी महसूस करते हुए डर गई। जल्द ही अपना चैट बॉक्स खोलो, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। आलोक की बातें सुनने के बाद अवनी ने फोन काट दिया और चैट बॉक्स को ओपन किया। पिन किए गए चैट में लगभग 23 संदेश एकत्रित हो गए थे। नोटिफिकेशंस की टुंग टुंग ध्वनि घंटी की तरह लगातार आ रही थी। जैसे ही अवनी ने चिंतित चेहरे के साथ आलोक के की चैट खोली, उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी हवा बह गई। विवान द्वारा आलोक को भेजी गई धमकियां चैट बॉक्स में चमक रही थी। इतना साहस! आलोक का फोन नंबर जुगाड़ कर उसे धमकी दे रहा है। अवनी ने खुद से कहा। गुस्से में होते हुए भी अचानक से वह शांत हो गई। अपने आप को नियंत्रित करने के प्रयास में उसने अपनी आंखें बंद की और अपने फेफड़ों को लंबी सांस से भर लिया। फिर विवान को फोन लगाया। कहो, क्या चाहते हो? विवान का फोन रिसीव करते ही अवनी ने कहा। आवाज में गुस्सा साफ है। बब्बा, बहुत गुस्से में हो अवनी। तुम नहीं जानती कि जब तुम गुस्से में होती हो तो तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो। विवान ने अवनी को और भी गुस्सा दिलाने के उद्देश्य से कहा। नहीं, आज तुम बताओ क्या चाहते हो? अवनी ने इस बार भी बिना अपनी आवाज को नरम किए ही कहा। क्या तुम नहीं जानती कि मैं क्या चाहता हूं? तुम्हें चाहता हूं जाने मन, विवान ने बड़ी बेशर्मी से कहा। अच्छा, तो क्या तुमने अपनी पत्नी को यह बताया? अवनी ने अपनी आवाज में कटाक्ष करते हुए कहा। अपने गुणी पति के बारे में जाने बिना सब कुछ अधूरा ही रह जाएगा। वह जानकर भी क्या करेगी? अगर उसे रोकना होता तो वह बहुत पहले ही रोक सकती थी, विवान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसके अलावा जिस कारण से मैंने उससे शादी की, वह कारण अब खत्म हो गया है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं उसे अब डिवोर्स दे दूंगा। तुम जैसे व्यक्ति के लिए तो यह सब स्वाभाविक बातें हैं। कहते हुए भी अवनी चुप कर गई। वह अब इस अध्याय को बिल्कुल भी घांटना नहीं चाहती थी। अपने मृत पति के कुकृत्यों को जानने के बाद भी उसने उदासी की खरोंच खुद को लगने तक नहीं दी। लेकिन एक नया जीवन शुरू करने का लक्ष्य में अप्रत्याशित रूप से आई बाधा को आलस्य में बैठकर नहीं देख सकती। आलोक को धमकी मिलने का मतलब है कि बात आगे भी बढ़ सकती है और आलोक उससे शादी नहीं करने का फैसला भी कर सकता है। मैं विवान की योजना को अभी सफल नहीं होने दूंगी, अवनी ने खुद से कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे घर आती हूँ। तुम जो चाहते हो वही होगा और तुम जो कहना चाहते थे वह भी स्पष्ट हो जाएगा। अवनी ने अपनी भावनाओं को पूरी तरह से छुपाते हुए कहा। मुझे आशा है कि अब तुम मुझे फिर से परेशान नहीं करोगे। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को यहीं रोकते हैं। मिलते हैं कहानी के एक और पार्ट में। तब तक के लिए ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं
तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।